नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2015 में यूजीसी नेट द्वारा संपन्न कराया गया प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा आगामी यूजीसी नेट एग्ज़ाम तथा शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन दिए गए हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में दिया गया है, केन्स के अनुसार आय बढ़ने के साथ आय का अल्प अनुपात उपभोग पर व्यय किया जाता है। सेकंड, कुजनेट्स के अनुसार आय के साथ बचत की औसत प्रवृत्ति स्थिर और सतत बनी रहती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। बी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। सी, सिर्फ फर्स्ट सही है और डी में सिर्फ सेकंड सही है। तो केन्स आय के संबंध में क्या बताते हैं? केन्स का मानना है, केन्स उपभोग के संबंध में मनोवैज्ञानिक नियम की बात करते हैं और केन्स बताते हैं मनोवैज्ञानिक नियम की बात करते हुए कि कुल उपभोग की मात्रा कुल आय पर निर्भर करती है। जैसे जैसे कुल आय बढ़ती है, कुल उपभोग की मात्रा भी बढ़ने लगती है। परंतु क्या होता है, कुल उपभोग उतना नहीं बढ़ता है जितना मात्रा में कुल आय बढ़ती है। इसे केन्स उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। तो केन्स के अनुसार उपभोग की मात्रा कुल आय पर निर्भर करती है तथा जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। तो बताया गया है, ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट कथन में कि आय बढ़ने के साथ आय का अल्प अनुपात उपभोग पर व्यय होता है। ठीक है, आय ज़्यादा बढ़ती है लेकिन उससे कम मात्रा में उपभोग पर व्यय किया जाता है, तो यह सही है। कुजनेट्स सेकंड में क्या बताया गया है? कुजनेट्स के अनुसार आय बढ़ने के साथ बचत की औसत प्रवृत्ति स्थिर और सतत बनी रहती है। तो कुजनेट्स का यह कथन भी सही है। साइमन कुजनेट्स ने अमेरिका के लोगों का 1869 और 1938 के समय के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि इस समयावधि के दौरान लोगों की औसत आय प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी आय बढ़ने के साथ साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति घट नहीं रही है बल्कि स्थिर और सतत बनी हुई है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यह ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 2 नंबर प्रश्न, यदि आय वाई के सभी स्तरों पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी उपभोग की औसत प्रवृत्ति एपीसी के बराबर हो तो सही तत्संबंधी उपभोग फलन होगा। तो सही तत्संबंधी उपभोग फलन या कुजनेट्स के उपभोग फलन की बात की गई है और कुजनेट्स का उपभोग फलन जो होता है वह सी बराबर बी इंटू वाई की बात करता है। तो सी बराबर बी इंटू वाई सी ऑप्शन में दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। और अगर केन्स के उपभोग समीकरण की बात की जाए तो सी बराबर होता है ए प्लस बी वाई। यह केन्स का उपभोग का समीकरण है। इसमें कुजनेट्स का पूछा गया है तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन में कुजनेट्स का दिया गया है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 3 नंबर प्रश्न, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ऑप्शन ए, ये लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रदत्त उपहार होते हैं। बी, वस्तुओं के रूप में इनकी गणना नहीं की जाती। सी, उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कोई तत्संबंधी उत्पाद नहीं हुआ है। और डी, उक्त भुगतानों
में निःसरण संभव है। तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसमें बताया गया, उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कोई तत्संबंधी उत्पाद नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन सही है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर सही सी है। अगला 4 नंबर प्रश्न, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन ए कर और मुद्रास्फीति, बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, सी मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, डी उत्पाद का मूल्य और लागत। तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध की बात करता है और यह वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य जो संबंध की बात करता है वह उल्टा संबंध बताता है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य उल्टा संबंध बताता है, अर्थात मुद्रास्फीति अगर घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है और अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। तो फिलिप्स मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी सही है 4 नंबर प्रश्न का। अगला 5 नंबर प्रश्न, यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर प्रचलित हो रही है तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का परिणाम होगा। यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर प्रचलित हो रही है तो आप मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का परिणाम क्या होगा? अवसादी स्फीति, बी संरचनात्मक मुद्रास्फीति, सी मांगजन्य मुद्रास्फीति और डी लागतजन्य मुद्रास्फीति। क्या पूछा गया है प्रश्न में? यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर प्रचलित हो रही है तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का परिणाम होगा। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का परिणाम मांगजन्य मुद्रास्फीति होगा। सी ऑप्शन सही है 5 नंबर प्रश्न में। अगला 6 नंबर प्रश्न, दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग अनंत होगा, अपरिवर्तित होगा, उसमें गिरावट होगी मगर वह धनात्मक बना होगा, शून्य होगा। तो दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग जो है वह शून्य होता है। दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग शून्य है। सी ऑप्शन सही है 6 नंबर प्रश्न का। अगला 7 नंबर प्रश्न, कीन्स के अनुसार निवेश मांग निम्न में से किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए ब्याज दर, बी उपभोक्ता की आय, सी पूंजी की सीमांत कुशलता, डी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो कीन्स के अनुसार निवेश मांग जो निर्भर करती है वह ब्याज दर और पूंजी की सीमांत कुशलता पर निर्भर करती है। ब्याज दर ए ऑप्शन में है और पूंजी की सीमांत कुशलता सी ऑप्शन में है। और निम्न कूटों की सहायता से उत्तर देना है तो ए और सी जहाँ पे होगा ए और सी बी सी ऑप्शन में है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, मांग फलन डी बराबर पीपी और आपूर्ति फलन एस बराबर एस फंक्शन ऑफ पी के लिए मांग अधिक निम्न में से किस दशा में बाजार संतुलन सुनिश्चित करता है? तो यह बाजार संतुलन सुनिश्चित करता है डीईपी डीपी कम है 0 से, बी ऑप्शन में यह संतुलन सुनिश्चित करता है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन दिए गए हैं? एक उत्पादक द्वारा लाभ महत्तमीकरण, बी कुर्नों का द्वयाधिकार साम्य। इनमें से कौन नैश संतुलन का उपयुक्त उदाहरण है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें। तो नैश संतुलन का जो उपयुक्त उदाहरण है वह है कुर्नों का द्वयाधिकार साम्य, और कुर्नों का द्वयाधिकार साम्य बी ऑप्शन में दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है, बी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस बाजार स्थितियों स्वरूपों में फर्में अपने लाभ का महत्तमीकरण कर पाते हैं? मूल्य नेतृत्व, कार्टेल, विकुंचित या विकुंचन बिंदु, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा। तो कार्टेल निम्नलिखित में से बाजार स्थितियों स्वरूपों में अपने लाभ का महत्तमीकरण कर पाते हैं। तो एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में या एकाधिकार बाजार में फर्में अपने लाभ को अधिकतम कर पाती है। तो एकाधिकार बाजार डी ऑप्शन में दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है,
मजदूरी के निर्धारण में निम्नांकित कारकों पर विचार करें। ए, श्रम की मांग और आपूर्ति। बी, श्रम की एमआरपी बराबर सीमांत मजदूरी। सी, श्रम की एमआरपी बराबर श्रम की औसत उत्पादकता। डी, एमआरपी बराबर औसत मजदूरी। तो मजदूरी निर्धारण के संबंध में श्रम की मांग और पूर्ति जहां बराबर होती है वहां मजदूरी का निर्धारण होता है, और श्रम की एमआरपी बराबर सीमांत मजदूरी के होती है, तब मजदूरी का निर्धारण होता है। तो ए और बी सही हैं। उपयुक्त में से कौन सत्य है, नीचे दिए गए कूट में से उत्तर दें। तो ए और बी सही है और बी ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला है 12 नंबर प्रश्न। दो अक्षों को स्पर्श कर रहे एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सत्य है? मांग लोचदार है। ऑप्शन ए, कब मांग लोचदार होगी? मध्य बिंदु के नीचे। बी, मध्य बिंदु के ऊपर। सी, वक्र के मध्य बिंदु पर। डी, मांग वक्र की लंबाई पर। तो सीधी रेखा है और मांग वक्र को स्पर्श कर रहा है, तो सीधी एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। इस पे पूछा गया है कि मध्य बिंदु मांग वक्र लोचदार कब होगी? मध्य बिंदु के नीचे। तो मध्य बिंदु के नीचे जो होती है मांग वक्र वह बेलोचदार होती है, और मध्य बिंदु के ऊपर लोचदार होती है। तो लोचदार पूछा गया है तो मध्य बिंदु के ऊपर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मध्य बिंदु पर इकाई लोचदार होती है, और वाई अक्ष को जहाँ पर यह रेखा छू रही है वहाँ मांग की लोच अनंत होती है, इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इस बिंदु पर इकाई से ज़्यादा होती है, इसे लोचदार मांग कहते हैं। मध्य बिंदु पर इकाई के बराबर होती है, और इस बिंदु पर इकाई से कम होती है, अर्थात बेलोचदार मांग कहा जाता है। और जब एक्स अक्ष पर स्पर्श कर रही है मांग वक्र तो ई बराबर 0 होता है, और यहाँ पूर्णतः बेलोचदार होता है। तो मध्य बिंदु के नीचे मांग वक्र जो है बेलोचदार होती है, और मध्य बिंदु के ऊपर मांग वक्र लोचदार होती है। तो मांग लोचदार होती है मध्य बिंदु के ऊपर, बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मांग के लोच का मूल्य जो है वह 0 से अनंत के बीच में होता है, 0 से अनंत के बीच। अगला 13 नंबर प्रश्न है। स्लेटस्की समीकरण का संबंध निम्न में से किसके अपघटन से संबंधित है? मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में। तो स्लेटस्की का संबंध जो है वह मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में ही संबंध रखता है, ए ऑप्शन सही है। अगला 14 नंबर प्रश्न है। एक विभेदात्मक एकाधिकारवादी बाजार में उच्चतर मूल्य आरोपित करेगा जिसमें। एक विभेदात्मक एकाधिकारवादी बाजार में उच्चतर मूल्य आरोपित करेगा जिसमें मांग की मूल्य लोच ज़्यादा होगी, आपूर्ति की मूल्य लोच कम होगी, आपूर्ति की मूल्य लोच ज़्यादा होगी, मांग की मूल्य लोच कम होगी। तो जिसमें मांग की मूल्य लोच कम होगी वहाँ पर उच्चतर मूल्य आरोपित किया जाएगा, डी ऑप्शन सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस योजना में दिया गया है? नवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो समावेशी विकास का लक्ष्य जो है प्रथम बार जो है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना सी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए सी सही आंसर होगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वह 2007 से 2012 तक है। 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना इतिहास में अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला 16 नंबर प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में ए में क्या दिया गया है? पश्चगामी और अपरगामी श्रृंखलाएं। पश्चगामी
अप्रगामी श्रृंखलाएं। तो इसका संबंध जो है वह असंतुलित विकास से है और असंतुलित विकास के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हर्षमैन है। तो ए का जो मिलान होगा, ए का मिलान है बी या सेकेंड से। इसी प्रकार से टर्नपाइक प्रमेय, टर्नपाइक प्रमेय के प्रतिपादक अर्थशास्त्री वान न्यूमान मॉडल है, या टर्नपाइक प्रमेय को वान न्यूमान मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बी का मिलान हो जाएगा एक से। पूंजी की जैविक संरचना, तो यह सबको पता होगा, पूंजी की जैविक संरचना मार्क्सवादी मॉडल है, तो सी का मिलान हो जाएगा 3 से। और ए के उत्पादन फलन, तो ए के उत्पादन फलन अंतर्जात समृद्धि मॉडल है, तो डी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो ए का मिलान सेकंड से, ए का मिलान सेकंड से सी और डी में दिया गया है। फिर बी का मिलान फर्स्ट से, तो बी का मिलान फर्स्ट से सी में दिया गया है, तो इसलिए सी सही आंसर है 16 नंबर प्रश्न का। अगला 17 नंबर प्रश्न, भारत के मानव विकास सूचकांक के गठन में निम्न में से किन प्रवृत्तियों कारकों का उपयोग किया जाता है। तो भारत में मानव विकास सूचकांक में जो प्रवृत्तियां या कारक उपयोग की जाती हैं उनमें है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शिक्षा। तो इसमें रोगग्रस्तता नहीं शामिल किया जाता है। ए और बी सही आंसर हैं। ए और बी ऑप्शन में दिया गया 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक के बारे में प्रश्न था। तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और 1990 से यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक से संबंधित अर्थशास्त्री महबूब उल हक अमृत कुमार सेन हैं। जो उपयोग किए जाने वाले कारक हैं उनमें जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा है। 2023-24 में वैश्विक जीडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह 193 देशों में 134 है। स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मानव विकास सूचकांक के बारे में। अगला है 18 नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक समृद्धि के एलपीजी मॉडल के प्रवर्तन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आर्थिक समृद्धि के एलपीजी मॉडल का जो श्रेय है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। एलपीजी मॉडल 1991 से लागू किया गया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव द्वारा लागू की गई और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसलिए भारत में नई आर्थिक के एलपीजी मॉडल के प्रवर्तन का श्रेय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर टी। अगला 19 नंबर प्रश्न, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्न में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। सोलो मॉडल, लेविस मॉडल, वकील एवं ब्रह्मानंद मॉडल, टोडेरो मॉडल। तो यह व्याख्या टोडेरो मॉडल द्वारा की जाती है। डी सही है 19 नंबर प्रश्न में। अगला 20 नंबर प्रश्न, समृद्धि के हेरड मॉडल में यदि वांछित समृद्धि दर समृद्धि की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो निम्न में किस प्रकार की स्थिर अवस्था समृद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। इसमें सतत या बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिर दर, सतत या घटती हुई बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि क्या पूछा गया है, वांछित समृद्धि दर प्राकृतिक समृद्धि दर से नीचे हो तो ऐसी स्थिति में सतत या बढ़ती हुई बेरोजगारी प्राप्त की जाती है। सतत या बढ़ती हुई बेरोजगारी ए ऑप्शन में दिया गया है। ए सही है 20 नंबर प्रश्न में। बाकी हेरड अपने मॉडल में 3 प्रकार की समृद्धि की बात करते हैं। वास्तविक समृद्धि दर जिसे जीए कहा गया है, वांछित समृद्धि दर
जिसे GW कहा गया है, और प्राकृतिक समृद्धि दर जिसे GN कहा गया है। वास्तविक समृद्धि दर में समृद्धि की उच्चतम दर प्राप्त होती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर तथा तकनीक प्रगति को शामिल किया जाता है। तथा वांछित समृद्धि दर, जहां पूर्ण रोजगार का बिंदु प्राप्त होता है, उसे वांछित समृद्धि दर कहा जाता है। दीर्घकालीन सतत समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि GA, GW और GN तीनों बराबर हों। इसमें किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती है, और अगर अस्थिरता उत्पन्न होती है तो चाकूधार की समस्या में अर्थव्यवस्था फंस जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था गतिहीनता की स्थिति में आ जाती है। सतत समृद्धि दर के लिए GA और GW आवश्यक है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि GA ज़्यादा होगा GW से तो महंगाई की स्थिति होगी, GA कम होगा GW से तो अस्फीति या मंदी की स्थिति होगी। इसी प्रकार से GA बराबर GW बराबर GN तो क्या होगा, सतत समृद्धि की दर कही जाएगी। इसके अलावा GW अगर ज़्यादा होगा GN से तो गतिहीनता की स्थिति होगी, और GW अगर ज़्यादा होगा GA से तो दीर्घकालीन अस्फीति की स्थिति होगी। GW अगर कम होगा GN से तो दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होगी, और GA अगर ज़्यादा होगा GW से तो अस्फीति अंतराल होगा, या कह सकते हैं कि महंगाई की स्थिति अर्थव्यवस्था में विद्यमान होगी। तो यह कुछ संबंध थे वास्तविक समृद्धि दर, वांछित समृद्धि दर और प्राकृतिक समृद्धि दर के संबंध में। और वांछित, वास्तविक और प्राकृतिक समृद्धि दर की बात जो है हायरड अपने आर्थिक समृद्धि के मॉडल में करते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केलकर समिति की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की रिपोर्ट में कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। फर्स्ट, राजकोषीय घाटा 2008-9 तक खत्म करना, सही है। सेकंड, उक्त घाटा GDP का 3% होना चाहिए। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला, टोबिन कर निम्न में से किस पे लगाया जाने वाला कर है? शेयर बाजार के सौदों पर, मुद्रा बाजार के सौदों पर, सामग्री बाजार के सौदों पर, विदेशी मुद्रा बाजार के सौदों पर। तो टोबिन कर जो है विदेशी मुद्रा बाजार के सौदों पर लगाया जाने वाला कर है। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, बजट प्रभाव से आशय है। बजट प्रभाव से क्या आशय है? तो बजट प्रभाव आय के वितरण पर सरकारी व्यय और कर नीतियों का प्रभाव जो है बजट प्रभाव कहलाता है। आय के वितरण पर सरकारी व्यय और कर नीतियों का प्रभाव, ए ऑप्शन सही है। अगला, घाटे के बजट की स्थिति में जब घाटा की भरपाई करों से की जाती है तो वह बजट कहलाता है। असंतुलित बजट, अधिशेष बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं। तो घाटे के बजट की स्थिति में जब घाटा की भरपाई करों से की जाती तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है 24 नंबर में। अगला 25 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय और कुल उधारियों को घटाकर राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली व अन्य प्राप्तियां। ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व और ब्याज प्राप्तियां। तो बी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। घाटे का बजट, तो घाटे का बजट जो है कुल प्राप्तियां और कुल संवितरण से संबंध रखता है। पूंजी घाटा, तो पूंजी घाटा जो है पूंजी लेखा में संवितरण को घटाकर प्राप्तियां। 4 का मिलान 3 से हो जाएगा। तो ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी थर्ड, ए सेकंड। तो ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी थर्ड। तो
बी ऑप्शन सही है 25 नंबर प्रश्न में। अगला 26 नंबर प्रश्न है, दक्षता यह अपेक्षा रखती है कि पूर्णतः सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन ऐसे बिंदु पर हो जहां सीमांत निजी लाभ का योग उत्पादन की सीमांत सामाजिक लागत के समान हो। ये ऑप्शन सही है 26 नंबर प्रश्न का। अगला 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रेखी समिति। रेखी समिति जो है वह किससे संबंध रखती है? निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण। तो रेखी संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंध रखती है। यही गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है पूछा गया तो यही गलत हो जाएगा और यही सही है। बाकी सब समिति जो है संबंधित सही है। अगला 28 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। रेपो रेट वह दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है तथा इसके तहत आरबीआई अनुसूचित बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है और रेपो दर के बढ़ने से बैंकों की साख सृजन की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। हम इसके विपरीत जो है कम रेपो दर पर साख सृजन क्षमता में वृद्धि होती है। तो यह कथन सही है। किसी राष्ट्र में गिनी गुणांक के लिए एक के मूल्य का निहितार्थ यह है कि आय वितरण में पूर्ण समता। तो गिनी गुणांक जब 0 होता है तब आय वितरण में पूर्ण समता की स्थिति होती है और गिनी गुणांक जब 1 होता है तब आय वितरण में पूर्ण असमानता की स्थिति होती है। समता 0 बराबर पूर्ण समता और 1 बराबर पूर्ण असमानता। तो यह कथन जो है गलत है। तो इसमें सिर्फ एक सही होगा, सिर्फ एक बी। तो बी सही है 28 नंबर प्रश्न में। अगला 29 नंबर प्रश्न है, खुदरा बैंकिंग निम्नलिखित में से किसको बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराती है? तो खुदरा बैंकिंग जो है वह समेकित ढंग से केवल एकल उपभोक्ताओं को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराती है। ए ऑप्शन सही है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, श्रम बाजार सुधार का लक्ष्य है रोजगार की सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम बाजार का लचीलापन, रोजगार बीमा। तो श्रम बाजार सुधार का लक्ष्य जो है वह श्रम बाजार का लचीलापन है। 30 नंबर प्रश्न में सी सही आंसर है। अगला 31 नंबर, जनधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऋण, कर भुगतान, बैंक जमा, बीमा प्रीमियम। तो जनधन योजना जो है बैंक जमा से संबंधित है। सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय श्रम बाजार की विशेषताओं को नहीं दर्शाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौशल का अभाव, गतिशीलता की कमी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी है तो यह दर्शाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौशल का अभाव, गतिशीलता की कमी नहीं दर्शाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बी ऑप्शन में प्रच्छन्न बेरोजगारी, पूर्ण गतिशीलता, कौशल का अभाव, गतिशीलता की कमी। श्रम बाजार में गतिशीलता की कमी नहीं होती है, गतिशीलता ज़्यादा होती है। यह दर्शाता है, यह नहीं दर्शाता है। तो ए ऑप्शन अभी तक सही है। आगे क्या है? सी में प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रवासी श्रम, पूर्ण गतिशीलता। तो प्रवासी श्रम भी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, पूर्ण गतिशीलता भी है, यह भी दर्शाता है। गरीबी, निरक्षरता, एकरूपता, गरीबी, निरक्षरता और एकरूपता भी दर्शाता है। तो ए ऑप्शन जो है नहीं दर्शाता, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौशल का अभाव तो सही है लेकिन गतिशीलता की कमी नहीं, गतिशीलता है, श्रम बाजार में गतिशीलता है, तो यही नहीं दर्शाता है। 32 नंबर प्रश्न में ए ऑप्शन सही है। अगला 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, ज्यामिति 4 संख्याओं 2x 16 32 का ज्यामिति माध्य 8 है तो x का मूल्य क्या होगा? तो
Gn दिया गया है, Gn बराबर कितना दिया गया है, Gn 2x 16 32 2x 16 32 2x 16 32 दिया गया है। तो Gm का मान 8 दिया गया है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व ऐसे किया जा सकता है, Gn बराबर x1 x2 x3, इसको बढ़ाते बढ़ाते xn की पावर 1/n। तो Gn दिया गया है 8 बराबर 2 इंटू x दिया गया है इंटू 16 इंटू 32 की पावर 1/4, 4 नंबर हैं। तो 8 की पावर 4 हो जाएगा बराबर 8 की पावर 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 16 गुणे 32 हो जाएगा। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 8 की पावर जो 4 है, तो ये 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा बटे 2 गुणे 16 गुणे 32 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 सही आंसर हो जाएगा इसका, और 4 बी ऑप्शन में दिया गया है। 32 नंबर प्रश्न में सही आंसर बी है। अगला, यदि माध्य 28 तथा बहुलक 25 है तो माध्यिका का मूल्य होगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए z बराबर होता है एक सूत्र 3m - 2x बार, इससे यह सॉल्व हो जाएगा। तो माध्य कितना दिया, बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक दिया गया है 25 बराबर 3m - 2 गुणे 28 दिया गया है, माध्य 28 दिया गया है। तो 3m, 3 इधर आ जाएगा, m बराबर, क्योंकि m हमें ज्ञात करना है, 3m बराबर 56, 28 गुणे 2 56 हो जाएगा, माइनस का माइनस 25 हो जाएगा। तो m बराबर 81 हो जाएगा, 81/3। तो m बराबर 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 27 सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न में। अगला 35 नंबर प्रश्न, यदि a द्वारा किसी सांख्यिकीय प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 1/4 तथा b द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है, तो यह प्रश्न यदि दोनों को हल करने के लिए दिया जाता है तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि प्रश्न हल हो जाएगा। तो a द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ना हल कर पाने की प्रायिकता जो है 1/4 है, तो ना हल कर पाने की प्रायिकता 1 - 1/4 बराबर 3/4। इसी प्रकार से b द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता 1/3 है, तो ना हल कर पाने की प्रायिकता 1 - 1/3 बराबर 2/3 हो जाएगी। तो a तथा b के द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता जो होगी वह होगी 3/4 गुणे 2/3, तो हो जाएगी बराबर 6/12 अर्थात 1/2। ए तथा बी द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता जो है 1/2 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से ए तथा बी द्वारा प्रश्न हल कर पाने की प्रायिकता अब 1 - 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 आधी प्रायिकता रह जाएगी। तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, आधी की प्रश्न हल किया जा सकता है, तो 1/2 सही आंसर हो जाएगा। अगला, टाइप फर्स्ट को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो टाइप फर्स्ट को अस्वीकार्य शून्य परिकल्पना जब यह सही है के रूप में परिभाषित किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन का तरीका नहीं है। व्यवस्थित निदर्शन, कोटा निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, बृहद निदर्शन। तो बृहद निदर्शन जो है निदर्शन का तरीका नहीं है। डी ऑप्शन 38 में सही है।
अगला 39 नंबर प्रश्न है, भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग में वृद्धि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्रेष्ठ ढंग से वर्णित किया जा सकता है? पोर्टर का दृष्टिकोण। ए ऑप्शन सही है 39 में। अगला 40 नंबर प्रश्न है, बहुउत्पाद व्यापार की शर्तों के रूप में निम्न में से किसके सर्वाधिक निकट है? बहुउत्पाद व्यापार की शर्तों के रूप में निम्न में से किसके सर्वाधिक निकट है? तो यह है लेस्पियर के सूचकांक के सर्वाधिक निकट। 40 नंबर में ए सही है। 41 नंबर प्रश्न है, यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एकिक लोच है तो इष्टतम प्रशुल्क होगा। यदि विदेशी प्रस्ताव वक्र में एकिक लोच है तो इष्टतम प्रशुल्क जो है वह 0 होगा। सी सही है। अगला, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपये का निम्न में से कौन सा प्रभाव होगा? तो अधिमूल्यन के फलस्वरूप जो है भारतीय मुद्रा के अधिमूल्यन के फलस्वरूप आयात सस्ता और निर्यात महंगा होगा। आयात सस्ता और निर्यात महंगा होगा। ए ऑप्शन सही है। और अवमूल्यन से आयात महंगा और निर्यात सस्ता होगा। अवमूल्यन याद रखिए, अवमूल्यन से आयात महंगा और निर्यात सस्ता होगा। अवमूल्यन का जस्ट अपोजिट अधिमूल्यन है। अधिमूल्यन से आयात सस्ता और निर्यात महंगा होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला 43 नंबर, उर्गवे शिखर सम्मेलन में निम्न में से कौन से मुद्दे का समाधान नहीं किया गया? तो प्रव्रजन, उर्गवे शिखर सम्मेलन में इसका समाधान नहीं किया गया है। प्रव्रजन, ए ऑप्शन सही है। बाकी बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं, प्रशुल्क का समाधान किया गया था। अगला 44 नंबर प्रश्न, व्यापार की शर्तों का आशय निम्न में से किससे है? तो व्यापार की शर्तों का आशय जो है वह निर्यात और आयात कीमतों के अनुपात से है। सी ऑप्शन सही है 44 नंबर में, सी। अगला 45 नंबर प्रश्न, भारतीय नियोजन में योजनावकाश किस अवधि में रहा? तो यह देख लेते हैं योजनावकाश किस अवधि में रहा। तो योजनावकाश 1966-69 के बीच रहा। 1966-69, 1979-80 और 1990-92। तो यह 3 वर्ष हो जाएगा, यह 1 वर्ष और यह 2 वर्ष, तो टोटल 6 वर्ष भारत में योजनावकाश रहा। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है वह 1966-69 दिया गया है। ए ऑप्शन सही है। बाकी प्रश्न संख्या 46 से 50 तक अभिकथन ए और कारण आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और डी में आर सही है, ए गलत है। तो 46 नंबर प्रश्न में अभिकथन ए क्या कह रहा है? लोगों के कल्याण स्तर को मापने के लिए केवल पैरेटो का अनुकूलता कसौटी को ही उपयोग नहीं किया जा सकता। आर, पैरेटो अनुकूलता का प्रत्यय वाहिताओं, सार्वजनिक वस्तुओं और लुप्त बाजारों के मामले में सफल नहीं हो पाता है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात बी सही हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न में। अगला 47 नंबर प्रश्न, अभिकथन ए है, औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी 0 नहीं हो सकती जब कि यह 1 से अधिक होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी 0 नहीं हो सकती है जबकि यह 1 से अधिक हो सकती है। आर में कारण क्या दिया गया है? उपभोग बे हमेशा धनात्मक रहता है भले ही आय 0 है। उपभोग बे हमेशा धनात्मक। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यह ए और आर दोनों सही है, यह भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी सही है, इसलिए ए सही है। अगला 48 नंबर प्रश्न में अभिकथन ए अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत उत्पादन फलन का परीक्षण करता है कि बढ़ते हुए प्रतिफल को दर्शाता है। यह कथन सही है। ज्ञान पूंजी में विशेषज्ञता और निवेश होता है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ए सही हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न में है, 49 नंबर प्रश्न है घंटाकार वक्र
में माध्य माध्यिका और बहुलक सदृश होते हैं। इस प्रकार के वक्र में विषमता नहीं होती है। तो ए में क्या दिया गया है, घंटाकार वक्र में माध्य माध्यिका और बहुलक सदृश होते हैं, यह सही है। इस प्रकार के वक्र में विषमता नहीं होती, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, इस प्रकार से बी सही है। तो 46 में बी सही है, 47 में ए सही है, 48 में ए सही है और 49 में बी सही है। अगला 50 में देखते हैं क्या है। 50 अभिकथन 2002 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रभावी हुआ और MRTP अधिनियम प्रतिस्थापित हुआ, यह सही है। अगला है कारण में क्या दिया गया है, MRTP अधिनियम अत्यधिक विनियामक था और इससे बाजार में समुचित प्रतिस्पर्धा में कमी आई। तो आर भी सही है, मतलब अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रकार से 50 नंबर प्रश्न में सही आंसर ए है।